हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथोनी अतरंगा का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक रेड लेटर का पहला भाग। रेड लेटर, स्थान डीसीपी इतिहास का घर, समय 11:15 बजे रात के। व्हाट इज इट मिस्टर डबराल? रेड लेटर, मेरी मौत का पैगाम। इसमें लिखा एक एक शब्द चीख चीख कर कह रहा है कि मैं मरने वाला हूं। व्हाट नॉनसेंस। इस लाल रंग के कागज के टुकड़े ने शहर के सबसे स्टेबलाइज बिजनेसमैन के चेहरे पर आतंक और इस पर लिखे चंद शब्दों ने दिल में मौत के डर का ऐसा हुआ बिठा दिया है कि आप आधी रात को मेरे पास सुरक्षा की मांग करने चले आए। आप इसे सेंस कहें या नॉनसेंस डीसीपी साहब, लेकिन मुझे हर हाल में अपनी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि इस रेड लेटर में लिखे अनुसार मैं कल की तारीख में मारा जाऊंगा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं डीसीपी साहब, इस शहर के नागरिकों की सुरक्षा करना आपकी ड्यूटी है, इसलिए आपको मेरी भी सुरक्षा करनी होगी। ओके, सुबह होते ही मैं एक पुलिस टीम को आपके घर भेज दूंगा। थैंक यू डीसीपी साहब, अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। उसे चैन की नहीं। डीसीपी इतिहास के आश्वासन के बाद वहां से संतुष्ट होकर लौटता सुरेश डबराल क्या जानता था कि उसे चैन की नहीं, मौत की नींद नसीब होने वाली थी। जैसे सैंडविच में आलू दबा होता है, वैसे ही दो ट्रकों के बीच सुरेश डबराल का शरीर दबकर रह गया था। ओह नो, डबराल मारा गया। यानी रेड लेटर में जो लिखा हुआ था वह सच हुआ, लेकिन उस लेटर में डबराल के मरने का समय कल का लिखा हुआ था। फिर आज नहीं, अब आज नहीं, कल हो चुकी है। घंटे ने बता दिया था कि 11:45 पर जो आज था वह 1 बजे कल हो चुका है। वह कल जो सुरेश डबराल की मौत का दिन था, जो रेड लेटर में लिखा था। इस रेड लेटर को किसने लिखा? किसे मालूम था कि डबराल इस तरह मारा जाएगा? क्या रहस्य है रेड लेटर का? रेड लेटर का रहस्य जो भी था, और भी ज़्यादा गहराता जा रहा था। डीसीपी साहब, हेल्प मी। कौन है आप और आपको कैसी हेल्प चाहिए? मैं मिसेज हेमराज पिल्ले हूँ, नेशनल हॉकी चैंपियन हेमराज पिल्ले की पत्नी। मेरे पति इस समय इंडोर स्टेडियम में कोरिया के साथ एक महत्वपूर्ण हॉकी मैच खेल रहे हैं। उनको बचाइए डीसीपी साहब, उनकी जान खतरे में है। ये तो बात तुम्हें कैसे पता चली? इस लाल रंग के लेटर से। रेड लेटर? ओ माय गॉड। इतिहास ने लेटर झपट लिया। लेटर खोलते ही 440 वोल्ट का करंट लगा उसे। नेशनल हॉकी चैंपियन हेमराज पिल्ले कोरिया के साथ होने वाले हॉकी मैच के अंतिम समय में अपने विरोधी टीम के खिलाड़ी के हॉकी लगने से मारा जाएगा। ओह। इतिहास की नजर रेड लेटर से हटी तो उस टीवी स्क्रीन पर जा चिपकी जिस पर हॉकी मैच का लाइव कवरेज आ रहा था। पिल्ले अभी भी खेल रहा है, यानी अभी उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे उसे बचाना होगा। गोली की तरह अपने ऑफिस से निकला इतिहास। अगले ही पल तोप के गोले की गति से इंडोर स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा था। मैच का अंतिम समय आने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। इतनी देर में मैं आराम से स्टेडियम पहुंचकर पिल्ले की जान बचा लूंगा। ओह नो। जीप रुक गई। ओह शिट, जीप को भी इसी समय खराब होना था। अब क्या होगा? मैं जिस सड़क पर खड़ा हूं वहां से तो जल्दी में कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं पिल्ले को बचाऊंगा। मैं दौड़कर स्टेडियम तक पहुंचूंगा। लेकिन मैं कितनी भी तेज दौड़ूं फिर भी 20 मिनट से पहले स्टेडियम नहीं पहुंच सकता, जबकि रेड लेटर के अनुसार पिल्ले और उसकी मौत के बीच अब से 15 मिनट ही बचे हैं। यानी अब पिल्ले को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, एक काम किया जा सकता है, और वह काम करने के लिए मुझे कहीं और पहुंचना होगा, और वहां पहुंचने के लिए मुझे 11 मिनट लगेंगे। कब्रिस्तान। समय सचमुच बहुत कम था हेमराज पिल्ले के पास। हेमराज पिल्ले ने बिजली की तेजी का खेल दिखाकर हमारे सारे गोलों को बराबर कर दिया है। अब इसे नहीं रोका गया तो यह खेल के इन आखिरी मिनटों में हम पर गोल दागकर हमें हरा देगा। उसे रोकने का तो अब एक ही रास्ता है। क्या? हमें उसे घायल करना होगा, और वो भी इस तरह कि उसका घायल होने एक हादसा लगे। ऐसा ही होगा। आओ। रेफरी के विसल के साथ ही खेल एक बार फिर शुरू हो गया, लेकिन अब खेल के साथ साथ षड्यंत्र भी खेला जा रहा था। ऐसा ही कर रहा हूँ। बेवकूफ़, बॉल को नहीं उसके पैर को अपना निशाना बना। ऐसा ही कर रहा हूँ, लेकिन वह चपेट में आ ही नहीं रहा। वह पूरी तरह सावधान है, और अब शायद वह हमारे मंसूबों को भी समझ गया है। वह रेफरी से हमारी शिकायत कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके सिर को निशाना बनाओ। साधारण खेल अब मौत के खेल में बदलने जा रहा था, और मौत के इस खेल में हेमराज पिल्ले की जान दांव पर थी, और उसकी जान चली भी जाती अगर बीच में वो बेजान ना आ गया होता। मौत का खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आओ ये खेल मुझसे खेलो, लेकिन याद रखना इसमें हार तुम्हारी ही होगी, क्योंकि मौत के इस खेल में हारने के लिए जो जान होती है वो इस मुर्दा शरीर में है ही नहीं। इतिहास सही समय पर मुझ तक पहुंचने में सफल हो गया था।
उस जिंदा को बचाने के लिए एक मुर्दा मैदान में मौजूद 11 खिलाड़ियों से भिड़ गया था, लेकिन मैदान से बाहर मौजूद उस 12वें खिलाड़ी की तरफ उसका कतई ध्यान नहीं था, जिसके जबड़े सख्ती से भिजे हुए थे, जिसके चेहरे पर तूफान आया हुआ था, जिसकी आंखों में लहू उतरा हुआ था और जिसके हाथ मचल रहे थे खून बहाने के लिए, और खून बहा एंथनी की आंखों के सामने बहा। तुझे पिल्ले पर वार करने की पूरी सजा मिलेगी। उफ! मैदान से बाहर खड़ा खिलाड़ी पिल्ले पर वार करेगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। और तेरी एक ही सजा है कि तू ठंडी आग में तड़प तड़प कर मरेगा। गुनाहगार तुम भी हो, यह सजा तुम्हें भी मिलेगी। ठहरो एंथनी, इन्होंने जो गुनाह किया उनकी सजा इन्हें कानून देगा। प्लीज, तुम्हारी रिक्वेस्ट पर मैं इनके शरीरों से अपनी ठंडी आग तो हटा लेता हूँ इतिहास, लेकिन इन्होंने खेल को बदनाम करने का जो खेल खेला उसकी सजा मैं इन्हें जरूर दूंगा। ये फिर कभी कोई भी खेल नहीं खेल पाएंगे। क्लाक! सभी खिलाड़ियों के हाथों को तोड़कर एंथनी वापस लौट गया। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें कानून भी देगा। सुबह के अखबारों की सुर्खियां बन गई वह खबर। राज टाइम्स, नेशनल हॉकी चैंपियन हेमराज पिल्ले कोरिया के साथ होने वाले हॉकी मैच में अंतिम समय में अपने विरोधी टीम के खिलाड़ी के हाथों मारा गया। एक बार फिर वही हुआ जैसा रेड लेटर में लिखा हुआ था, और एक बार फिर यह रहस्य और भी ज़्यादा गहरा गया कि वह रेड लेटर क्या भला है। ट्रेन ट्रेन ओह, हेलो डीसीपी इतिहास यार, मैं मंत्री नरेश पांडे जी के घर से उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है सर। बीवी जी को हार्ट अटैक आया हुआ है। मंत्री जी यहाँ है नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपको फ़ोन कर दूँ। अच्छा किया, मैं घर पहुँच रहा हूँ। एंथनी के बाद एक नरेश पांडे ही मेरा अच्छा दोस्त है। वह शहर में नहीं हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने दोस्त के घर में होने वाली परेशानी को उसके घर जाकर देखूँ जल्द ही। अब कैसी हैं भाभी जी? नॉर्मल है, मैंने दवाई दे दी है, जल्दी ही आराम आ जाएगा। हार्ट अटैक हुआ कैसे? यह आपको मैं बताऊंगा सर, आप मेरे साथ आइए। वह इतिहास के मंत्री दोस्त का सेक्रेटरी था, और उस सेक्रेटरी ने कारण बताकर मानो बम फोड़ दिया। क्या तुम्हारे होश ठिकाने तो हैं? और इस रेड लेटर में साफ साफ लिखा है कि मंत्री नरेश पांडे दिल्ली की एक गोपनीय मीटिंग में आतंकवादी द्वारा मारे जाएंगे। ओ माय गॉड, पांडे कहाँ हैं? वे तो दिल्ली में एक अत्यंत गुप्त मीटिंग में भाग लेने के लिए 2 घंटा पहले यहाँ से निकल गए। वह मीटिंग इतनी गुप्त है कि मंत्री जी मुझे अपनी सिक्योरिटी और यहाँ तक कि अपनी सरकारी गाड़ी भी यहीं छोड़ कर गए हैं। मंत्री जी अपनी प्राइवेट गाड़ी को खुद ड्राइव करके ले गए हैं। अब तक तो वे रूपनगर का बॉर्डर पार करके दिल्ली में दाखिल भी हो चुके होंगे। ओह नो, इसका मतलब मुझे पांडे को उस गोपनीय मीटिंग में जाने से रोकना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? मंत्री जी अपना मोबाइल भी यहीं छोड़ गए हैं, और वह मीटिंग दिल्ली के किसी स्थान पर आयोजित हो रही है यह भी नहीं पता। पांडे की गाड़ी का नंबर तो तुम्हें मालूम होगा ही, बताओ मुझे, मैं तुरंत ही इस विषय में दिल्ली पुलिस को सूचित करता हूँ। 1 मिनट, दिल्ली पुलिस को पांडे की सूचना ऑफिशियल तरीके से देने में मुझे सैकड़ों अड़चनें आ सकती हैं। मुझे इस विषय में दिल्ली पुलिस के कई आला अफसरों को जवाब देना होगा, और इसमें काफ़ी टाइम खराब हो सकता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि पांडे को रोकने के लिए तुरंत ही कुछ हो, और ऐसा एक ही तरीके से हो सकता है। नीले रंग की सेंट्रो कार में सवार होकर एक बड़ा आतंकवादी रूपनगर से दिल्ली में प्रवेश कर गया। उसे तुरंत ही रोकिए। आप कौन? मेरे बारे में जानना छोड़कर कार का नंबर नोट कीजिए, RL1C1876। यह आपने क्या किया सर? पांडे को तुरंत ही रोकने का इंतजाम। इस तरह दिल्ली की सारी पुलिस पांडे को रोकने में जुट जाएगी। माना कि इस तरह उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन मैं दिल्ली पहुंचकर सारा मामला सुलझा दूंगा। बता दूंगा कि वो एक वीआईपी की जान बचाने के लिए ये खेल खेलना जरूरी था। इतिहास के खेल ने दिल्ली पुलिस को तुरंत ही हरकत में ला दिया। प्यां प्यां प्यां। लेकिन इसका क्या किया जाए कि नरेश पांडे की नीली कार अपने गंतव्य तक पहुंच गई थी। सरकार बचाने के लिए की जाने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त मीटिंग को सुनसान स्थान पर इसलिए रखा गया है ताकि विपक्षी पार्टी को इसकी भनक भी ना लगे, वरना वो हमारे मंत्रियों की खरीद फरोख्त का काम शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल से मीटिंग में आने वाले सभी मंत्री पहुंच गए होंगे। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया? मीटिंग कहीं और तो नहीं है? आप एकदम सही जगह पर आए हैं पांडे साहब, मीटिंग यहीं होनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रेड लेटर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।